हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए आज हम इस 160 के वीडियो में जो है आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के फिजिक्स का जो है 7वां चैप्टर बनता है और इस 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स का 7वां लेसन प्रत्यावर्ती धारा है और इस प्रत्यावर्ती धारा का ये 160 का वीडियो है जिसमें आपको जितने भी इस लेसन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब को जो है कंप्लीट जानने वाले हैं और अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने इससे पहले अपनी तैयारी नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है आप करके आएंगे। अभी देखना हम अच्छे से इसको जो है समझने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखो बच्चों, आपके लिए इस चैनल पर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है और जो है सब पे जो है हर एक लेसन का जो है कंप्लीट वीडियो जो है उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पे जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब ये 160 रिवीजन की क्लास है जिसमें ये 160 है और इस 160 में हम जो है एक साथ जो है सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जो हमारा 1 घंटे के करीब का वीडियो होगा, अब हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा हो या कम हो, लगभग 1 घंटे की वीडियो में आप पूरे लेसन को अच्छे से जो है तैयार करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसका बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है भाई लेसन हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं और इसका समीकरण स्थापित कीजिए या इसका जो है समीकरण लिखने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए हमने आपसे कहा कि वह विद्युत धारा यानी ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, यानी जिसका परिमाण और दिशा जो है समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से जैसे जैसे समय बदलता जाता है उस तरीके से ये जो है आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं। तो ये इधर मान लीजिए हमारा समय है, तो समय के जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये आवर्ती रूप में जो है बदलते रहते हैं। तो भाई वही यही हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ तक जो है ये एक चक्र जो है पूरा होता है। अगर एक चक्र देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्र होता है। तो ये जो है भाई प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हमने प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या कहा कि वह विद्युत धारा यानी ऐसी धारा जैसे जैसे समय बदलता जाता है, समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है इनकी परिमाण व दिशा जो है आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। आवर्ती रूप में मतलब होता है एक बार ये ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो वही चक्र जो है बार बार जो है घूम करके आता जाता है और समय के साथ जो है बदलते रहते हैं। तो ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यानी वह विद्युत धारा जो समय के साथ जो है आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ में आ गया प्रत्यावर्ती धारा क्या है? आपसे प्रत्यावर्ती वोल्टता भी पूछा जा सकता है। तो भाई वह वोल्टता जो समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हो उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। तो याद हो जाएगा ना प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है? भाई वह वोल्टता जो समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हो प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा आपसे पूछा जाए धारा कह दीजिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता पूछा जाए प्रत्यावर्ती वोल्टता बता दीजिए। समझ में आ गया होगा? चलिए अब इसको हम समीकरण देख लेते हैं इसका। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, तो भाई प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर ये हो जाएगा I0, उसके बाद साइन ओमेगा टी होता है। भाई ये I0 जो होता है ये इसका जो मैक्सिमम मान होता है ये इसका I0 होता है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप कहें प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण तो वोल्टता हमारा V बराबर हो V0 साइन ओमेगा टी, यानी सेम हो जाएगा। जैसे प्रत्यावर्ती धारा है वैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी समीकरण हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और प्रत्यावर्ती बोलता क्या है। भाई वह धारा जो समय के साथ आवर्ती रूप में बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, वह बोलता जो समय के साथ आवर्ती रूप में बदलती रहती है प्रत्यावर्ती बोलता कहलाती है। I बराबर I0 sin ओमेगा टी, यह समीकरण प्रत्यावर्ती धारा का होगा और प्रत्यावर्ती बोलता का V बराबर V0 sin ओमेगा टी कहलाता है। समझ में आ गया। देखिए अब हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रत्यावर्ती बोलता होती है या प्रत्यावर्ती धारा होती है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इनको भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला जो होता है वो है शिखर मान। ये शिखर मान क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा अथवा बोलता का, यानी चाहे प्रत्यावर्ती धारा की बात कर लो चाहे प्रत्यावर्ती बोलता की बात कर लो, के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। यानी अधिकतम मान, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा है, तो इस तरीके से आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, वो भी समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे 0 होगा। तो आप देख रहे हैं भाई ये I है, तो एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर I0 होगा, यानी ये मैक्सिमम मान होगा। तो जो अधिकतम मान होता है, सबसे अधिकतम मान होता है, चाहे वो I का हो और चाहे वो V का हो, तो वो अधिकतम मान को ही शिखर मान जो है कहा जाता है। तो वही कहा गया है प्रत्यावर्ती धारा अथवा बोलता के अधिकतम मान को शिखर मान कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? अगर हम बात करें धारा का शिखर मान तो इसे हम I0 से लिखा जाएगा। और अगर हम बोलता की बात करें, बोलता का शिखर मान, तो भाई बोलता है तो ये हमारा जो है V0 जो है लिखा जाएगा। मेरी मैक्सिमम जो मान होगा वही I0 ये लिखा जाता है और ये V0 लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? यानी जो धारा, भाई धारा की बात करोगे तो धारा का जो अधिकतम मान, अब एक साइड में मैक्सिमम मान देख लेते हैं, जितना अधिकतम आएगा वो I0 होगा। इसी तरीके से अगर बोलता की बात करें तो बोलता का मैक्सिमम मान जो होगा वो V0 से प्रदर्शित किया जाता है। अगला इसमें जो पूछा जाता है वो है आवर्त काल। तो आवर्त काल के लिए सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा या बोलता के एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा है, आप देख रहे हैं कि ये एक साइड का है और फिर ये दूसरी साइड का है और यहाँ आकर के एक चक्र पूरा होता है। अगर हम चक्र की बात करें तो एक चक्र हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा होता है। तो एक चक्र में जितना समय लगता है वह उसका आवर्त काल कहलाता है। तो आप कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा या बोलता, चाहे प्रत्यावर्ती धारा की बात करिए चाहे बोलता की बात करिए, एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहा जाता है। यानी ये जो है एक चक्र, भाई एक चक्र हमारा आधा चक्र इधर हुआ, आधा चक्र नीचे हुआ और दोनों साइड के पीक को मिलाकर एक चक्र पूरा होता है। तो एक चक्र हमारा यहाँ पूरा हो रहा है, तो एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। समझ में आ गई बात? आवर्त काल को T बराबर लिखा जाता है, यानी कैपिटल T से आवर्त काल को लिखा जाता है। T बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा होता है। क्या होता है? T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। अगर आप ओमेगा बराबर लिखना चाहें तो ये हमारा 2 पाई f होता है, इसको आप जाने रहिएगा। यानी ओमेगा बराबर 2 पाई f, इसकी आपको आवश्यकता जो है आगे पड़ेगा। तो ये हमारा आवर्त काल हो गया, यानी आवर्त काल T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, इसको कंफर्म रखिएगा, ये आपको जरूरत इसकी जो है आगे पड़ेगी। तो चलिए अगली जो परिभाषा आपसे पूछी जाती है वो है आवृत्त। तो आवृत्त क्या है भाई? प्रत्यावर्ती धारा या बोलता के एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे आवृत्त कहते हैं। यानी आवृत्त की अगर हम बात करें तो एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा या बोलता जितने चक्कर पूरा करते हैं वो उसकी आवृत्त कहलाती है। इसको कैसे लिखते हैं? देखो आवृत्त को F लिखा जाता है स्मॉल f से, तो स्मॉल f बराबर 1 अपान T होता है, 1 अपान कैपिटल T जो है लिखा जाता है। F बराबर 1 अपान कैपिटल T लिखा जाता है। भाई यहाँ पर अगर T की वैल्यू रखा जाए तो ये हमारा आ जाएगा F बराबर 1 अपान T की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई अपान ओमेगा है, तो हमारा यहाँ पर F बराबर जो आ जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई जो है F की वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी। ये आवृत्त जो होती है F होती है, तो F बराबर ओमेगा अपान 2 पाई जो है ये जो है आवृत्त जो है निकल के आ जाएगी। यदि आवर्त काल T का
जो यहाँ पर 2 पाई अपान ओमेगा है, अगर यहाँ रखेंगे तो हमें एफ बराबर ओमेगा अपान 2 पाई प्राप्त हो जाएगा। आवृत्त जो है समझ में आ गया होगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे आवृत्त कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गया होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला है शिखर मान, भाई कोई प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा जितना अधिकतम मान को प्राप्त होता है वो जो है उसका शिखर मान कहलाता है। इसी तरीके से आवर्तकाल, यानी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। और अगर आवृत्त की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करते हैं वह उसकी आवृत्त कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक लिखिए, यानी व्यंजक स्थापित कीजिए। लिखने को तो बाद में आएगा, पहले स्थापित करने को आएगा। तो चलिए इसका पूरा व्यंजक जो है हम कैसे निकाला जाता है इसको जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने जो लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, यानी जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है उसका एक चक्र जो पूरा होता है तो पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के, यानी उसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान कहा जाता है। इसको आप जाने रहेगा कि क्या है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के पहला वर्ग होगा और दूसरा औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं। इसको हम इस प्रकार लिखा जाता है, भाई आई आर एम एस। भाई आई हमारा प्रत्यावर्ती धारा हो गया, आर से रूट होता है, एम से मेन होता है और एस से स्क्वायर होता है। भाई रूट मतलब वर्ग हो गया और मीन औसत हो गया और स्क्वायर वर्गमूल हो गया। तीनों बातें इसमें आ गया तो इसे हम आई आर एम एस लिखा जाता है। तो आई आर एम एस जो होता है अंडर रूट, ये वर्ग हो गया। भाई एक चक्र में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई हो जाएगा और इसका जो औसत मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई और इसका जो है इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ गया नहीं? अब एक चीज आपको पता है कि आपको क्या पता है कि I बराबर होता है, क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। यही तो पता है, यही तो हमने अभी इससे पहले बताया है कि I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये जो है धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। तो एक काम करिए, इसको उठा के इसी में रख दीजिए। हमारा आई आर एम एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट, भाई ये हमारा यहाँ रखोगे तो आई जीरो हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर जो है वो औसत हो जाएगा। ठीक, इसका हम वर्ग कर देंगे, ये हमारा वर्ग हो जाएगा। लिखा धारा के एक पूरे चक्र के इसके वर्ग के, तो ये वर्ग हो जाएगा। औसत मान के औसत मान हो जाएगा कि वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो ये हमारा आई आर एम एस बराबर जो होगा अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, आई जीरो स्क्वायर हो जाएगा एक और ये साइन ओमेगा, भाई ओमेगा टी जो हमारा लिखा गया है यहाँ साइन स्क्वायर कर देंगे, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे और इस पर भी औसत लगाएंगे। इस पर एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 होता है। ये जो है आपको त्रिकोणमिति में जो है बताया गया है। तो इसकी वैल्यू कुल मिला के साइन स्क्वायर थीटा की जो है हमें जो है ये वैल्यू होता है। इसको उठा के यहाँ रखेंगे, हमें फिर आई आर एम एस की जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ उठा के इसमें रखेंगे। ये हमारा अंडर रूट रहेगा, आई जीरो स्क्वायर भी रहेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस और ओमेगा टी हो जाएगा और बटे में जो है 2 ये आ जाएगा और यहाँ पर और रहेगा। भाई एक बात आप जानते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए अगर हम बात करें, यहाँ आप जान रहे हैं एक पूर्ण चक्र के लिए तो cos ओमेगा टी बराबर 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पर थीटा तो कुछ है नहीं, भाई आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ थीटा जो है थीटा की जगह पे ओमेगा टी रखा गया है तो यहाँ ओमेगा टी होगा। तो cos ओमेगा टी बराबर एक पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। तो यह आपका बन जाएगा आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई जीरो स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये पूरा जो है भाई इतना 0 हो जाएगा तो बचेगा 1। तो ये हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में
1/2, ये 1/2 बच जाएगा, इधर का 0 हो जाएगा। और फिर इसको IRMS बराबर, भाई इसमें से स्क्वायर है, इसको बाहर कर लेंगे I0 और फिर अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और ठीक करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा IRMS बराबर जो है I0 अपान अंडर रूट 2 निकल करके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा जो है इसका मान IRMS का जो है प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। IRMS जो कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के, भाई धारा हमारी I है तो इसका वर्ग हो गया, वर्ग के औसत मान, औसत लगाया गया एक रेखा जो खींची गई औसत के लिए है कि वर्गमूल को अंडर रूट लगाया गया, वर्गमूल हो गया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये हो गया आपका। आप जानते हैं I बराबर I0 sin ओमेगा t, इसका समीकरण होता है। इसको उठा करके इसी में रखेंगे तो IRMS बराबर अंडर रूट I0 sin ओमेगा t, ये वर्ग लगा है तो पूरे का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद IRMS बराबर, देखो ये वर्ग जो है इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लग गया और ओमेगा टी है ऑलरेडी, इस पर नहीं लगाया गया। अब जो है आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 होता है। इसको आप रट लीजिएगा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब हम जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा गया है वहां हम 1 माइनस cos ओमेगा टी अपान 2 लिख देंगे, वही हमने लिख दिया है। और बाकी जो ऊपर लगाया गया औसत हमने लगा दिया सब पे। फिर अब एक पूर्ण चक्र के लिए जो होता है कि cos ओमेगा टी बराबर 0 होता है। एक पूरा चक्र के लिए cos ओमेगा टी बराबर 0 होता है। अब यहाँ अगर हम इतने का मान 0 रख देंगे तो हमें भाई ये यहाँ इसके बटे में जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा, बाकी ये पूरा पोर्शन इतना 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा IRMS बराबर अंडर रूट, ये बच जाएगा हमारा और 1/2 बच जाएगा। अब चूंकि ये वर्ग में है इसको उठा के बाहर कर देंगे। भाई जो रूट में अगर वर्ग में कोई चीज होता है तो बाहर आ जाता है क्योंकि उसका वर्ग हट जाएगा, तो अंडर रूट बच जाएगा 1/2। अब ये इसी है अंडर रूट, इसी पर लगेगा, इस पर एक का अंडर रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये आपका भाई एक का अंडर रूट का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं I0 और फिर बटे में 2 लिख सकते हैं, भाई अंडर रूट इसी पे लगेगा तो वही हमारा जो है I0 अंडर रूट 2 जो है IRMS बराबर जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है हमारा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक इस प्रकार स्थापित किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में बनता है वो है LR परिपथ पर और LCR परिपथ, दोनों के बारे में हम थोड़ा से जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसकी बात करते हैं। देखो LR जो होता है, L फार होता है, कुंडली के लिए प्रयोग किया जाता है, L जो है कुंडली के लिए प्रयोग किया जाता है, और R जो होता है प्रतिरोध के लिए जो है, तो जब प्रतिरोध और कुंडली श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो इस प्रकार जो परिपथ हमारा बनता है LR परिपथ कहलाता है। और LCR परिपथ की अगर हम बात करें तो जब हमारा कुंडली और संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जो है श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखो जो हमारा LR होता है, LR परिपथ जो होता है इसमें ये हमारी कुंडली होती है और ये प्रतिरोध होता है, दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो इस प्रकार जो सर्किट बनता है वो हमारा LR परिपथ होता है। और LCR में अगर हम बात करें तो कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं, तब जो हमारा परिपथ तैयार होता है तो उसे LCR परिपथ कहा जाता है। अब इसके अगर हम बात करें, अगर हम LR परिपथ की प्रतिघात की बात करें, इसका प्रतिघात क्या होता है, तो ये हमारा XL बराबर ओमेगा L होगा, यानी XL बराबर ओमेगा L। और आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है, यानी ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2 पाई F होता है। इसी तरीके से अगर हम प्रतिबाधा की बात करें, प्रतिबाधा तो आप जानते हैं प्रतिबाधा Z बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये जो है LR की प्रतिबाधा होती है, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात कलांतर की करें तो LR का जो कलांतर होता है इसे हम tan फाई से प्रदर्शित करते हैं। tan फाई की वैल्यू होगी XL R, ये जो है इसका कलांतर जो है इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिला के LR परिपथ की अगर प्रतिघात की बात करें तो XL बराबर ओमेगा L होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है, इसको आपको पता है। और प्रतिबाधा Z की अगर हम बात करें अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा
और अगर इसके कलांतर की बात करें tan फाई बराबर तो एक्सल अपान आर होता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इसी तरीके से इसकी प्रतिघात की बात करें, प्रतिघात, तो इसकी जो प्रतिघात होता है एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी होता है, ये इसकी प्रतिघात है। इसी तरीके से अगर हम प्रतिबाधा की बात करें, इसकी जो प्रतिबाधा होगी z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ये जो है इसकी प्रतिबाधा होगी भाई z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा। अगर हम कलांतर की बात करें, इसके कलांतर, तो इसका कलांतर जो tan फाई होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर होगा, यानी tan फाई की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पे कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर होगा। अगर हम इसके शक्ति गुणांक की बात करें, शक्ति गुणांक, तो इसका शक्ति गुणांक जो होता है cos फाई बराबर आर अपान जेड, ये इसका जो है शक्ति गुणांक होता है। तो इस तरीके से जो है एलसीआर परिपथ में ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साथ में इस पर न्यूमेरिकल आपको लगाने को मिलेगा। तो प्रतिघात जो एलसीआर परिपथ का होता है एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी होगा, प्रतिबाधा जो इसकी होगी z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और इसका कलांतर जो होगा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर होता है, और शक्ति गुणांक cos फाई बराबर आर अपान जेड देखने को मिलेगा। और ये जो है एलआर परिपथ की अगर हम बात करें, प्रतिघात जो होगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ आपको पता है, और प्रतिबाधा z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा, और कलांतर जो होगा tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर होता है। समझ में आ गई बात? तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा जाता है वो है एलसीआर परिपथ, यानी एलसीआर परिपथ जो होता है इसमें बोर्डता, प्रतिबाधा व कलांतर के लिए व्यंजक स्थापित करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं ये जो एलसीआर परिपथ होता है इसमें जो है ये बोल्टता, प्रतिबाधा व कलांतर के लिए किस प्रकार व्यंजक स्थापित किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले जान लेते हैं ये हमारा एलसीआर परिपथ होता क्या है। तो देखो वह परिपथ जिसमें कुंडली संधारित, यानी ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली संधारित तथा प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़कर जो परिपथ बनाते हैं उसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। एल से होता है कुंडली के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी जो है संधारित के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो आर होता है वो हमें प्रतिरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब इसमें कुंडली, संधारित और प्रतिरोध तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ करके जो परिपथ बनाते हैं उसे हम एलसीआर परिपथ कहते हैं। अब चलिए इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से तो आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है भाई, V बराबर आई आर होता है, यही तो पता है। तो यहाँ पर V अगर हम कुंडली के लिए बात कर रहे हैं तो VL लिखेंगे, VL बराबर, तो I तो रहेगा, R की जगह पे भाई कुंडली का अगर हम बात कर रहे हैं तो XL लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम VC की बात करें संधारित तो I रहेगा और ये हमारा XC हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम VR की बात करें, VR बराबर तो हमारा I रहे साथ में R हो जाएगा, यानी VL बराबर I XL हो जाएगा, VC बराबर I XC हो जाएगा, VR बराबर I R। तो ये इसका डायग्राम है। अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो हमारा जो बनता है ये VL हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो BL माइनस BC हो जाएगा, और इसका इस तरीके से अगर देखा जाए और इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारा VR होता है। तो ये तो V होगा, और ये जो हो VL माइनस BC ये भी जो है हमारा ये होगा, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इस पर पाइथागोरस का प्रमेय निकालें तो हमारा V स्क्वायर जो होगा, V स्क्वायर बराबर भाई जो हमारा कर्ण होता है ये लंब और आधार जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा BL माइनस BC का स्क्वायर और प्लस, और ये नीचे जो है ये हमारा VR स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम B निकालेंगे तो ये इस पर रूट जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा VL माइनस BC का स्क्वायर और प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर अगर हम V बराबर अंडर रूट अगर VL की वैल्यू रखा जाए तो ये हमारा I XL हो जाएगा, और माइनस VC की वैल्यू रखा जाए तो I XC हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस VR की वैल्यू अगर देखा जाए
तो आई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो हमारा v बराबर, भाई दोनों में आई कॉमन हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे तो हमारा एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, इसका वर्ग होगा और जो निकलेगा ये भी वर्ग में रहेगा और प्लस यहाँ पर भी हमारा आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ आई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा तो ये भी बराबर हमारा आई चूंकि स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा। भाई इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर पहले लिख लीजिए और फिर प्लस लगा के एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जो हमारा आई है इसको नीचे लाएंगे तो ये v अपान आई हो जाएगा बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और v अपान आई बराबर होता है z, ये हमें प्रतिबाधा z होती है तो z बराबर अंडर रूट ये आर स्क्वायर होगा ही होगा और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ये रहेगा तो हमें ये प्रतिबाधा z की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई अगर देखा जाए तो ये हमारा एलसीआर परपथ, इसके अगर हम इसके ग्राफ की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होता है, ये VL होता है, ये BC होता है, दोनों के मध्य में VL माइनस BC होगा और ये इसके अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका ये V होगा और ये VR हो जाएगा और ये VL माइनस BC हो जाएगा। तो अगर हमें देखा जाए तो भाई यहाँ पर VL की वैल्यू IXL होता है, BC की वैल्यू IXC होगा, VR की वैल्यू IR हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर VL माइनस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BR स्क्वायर हो जाएगा बाई VL माइनस BC हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर निकालोगे और नीचे BR का स्क्वायर हो जाएगा तो v बराबर निकालोगे इतना आएगा और v बराबर अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे तो रखने के बाद ये बन जाएगा और इसमें हम इसको आई स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा तो बीच में ये बचेगा और इसको आई को यहाँ रखेंगे तो v अपान आई बराबर इतना बन जाएगा। आप जानते हैं v अपान आई बराबर z होता है, z की वैल्यू इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा परिपथ में वोल्टता प्रतिबाधा व कलांतर के लिए जो व्यंजक स्थापित करने के लिए कहा गया है तो हमारी प्रतिबाधा जो z होती है इसकी वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी। और रही बात वोल्टता की तो वोल्टता आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ठीक, चलिए अब हम इसके भाई अगर हम इसके कलांतर की बात करें तो कलांतर तो आप जानते हैं tan फाई बराबर होता है लंब बटा आधार होता है तो लंब आपको क्या दे भाई, लंब हमारा VL माइनस BC है तो यह हो जाएगा तो लंब हमारा है VL माइनस BC और आधार हमारा है VR, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको पता है कि tan फाई बराबर आपको एक चीज जानते हैं VL और BC की जो वैल्यू होती है VL की वैल्यू IXL होता है और माइनस IXC होता है और बटे में ये जो है IR इसकी वैल्यू जो है VR की IR हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ठीक करेंगे तो I कॉमन हो जाएगा तो XL माइनस XC हो जाएगा और यहाँ पर IR ये I से I कट जाएगा तो आपको tan फाई कलांतर देखने को मिल जाएगा, वो है XL माइनस XC अपान R जो है देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे, आप लिख सकते हैं tan फाई बराबर भाई XL की वैल्यू होती है ओमेगा L होता है और माइनस जो XC की वैल्यू होती है 1 अपान ओमेगा C होता है और बटे का R जो है ये कलांतर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यानी आप यहाँ पर tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R होता है और XL की वैल्यू रखेंगे ओमेगा L होगा, XC की वैल्यू रखेंगे 1 अपान ओमेगा C और ये R नीचे रहेगा ही रहेगा तो ये आपको कलांतर जो है देखने को मिल जाएगी। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि परिपथ में वोल्टता क्या होती है, प्रतिबाधा और कलांतर के लिए किस प्रकार व्यंजक जो है स्थापित किया जाता। तो ये तो बात हो गई एलसीआर परिपथ की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है, जो पूछा गया है वो है अनुनादी आवृत्त क्या होता है, यानी अनुनादी आवृत्त किसे कहते हैं और साथ में इसका व्यंजक स्थापित करने के लिए कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले अनुनादी आवृत्त क्या होती है, तो वही कहा गया वह स्थिति यानी ऐसी स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो धात्रीय प्रतिघात के बराबर होता है, यानी जो प्रेरण प्रतिघात है वो धात्रीय प्रतिघात के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति की आवृत्ति को जो है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यानी जो हमारा प्रेरण प्रतिघात होता है और जो धात्रीय प्रतिघात होता है दोनों की आवृत्तियां बराबर हो जाती हैं। वही लिखा है
कि वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धात्य प्रतिघात के बराबर होता है, ऐसी स्थिति में आवृत्त की जो है अनुनादी आवृत्त कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए इसको देख लेते हैं भाई। अगर हम बात करें अनुनादी आवृत्त के लिए, अगर हम बात अनुनादी आवृत्त के लिए करें तो हमारा भाई एक्सएल बराबर होगा एक्सिस के। यही कहा जा रहा है कि धात्य प्रतिघात जो होगा वो हमारा प्रेरणीय प्रतिघात के बराबर हो। तो अगर एक्सएल की बात करें तो ये हमारा ओमेगा एल होता है और एक्सी जो होता है 1/ओमेगा-c होता है। अगर ये ओमेगा यहाँ कर दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इसको यहाँ कर दें तो 1/LC हो जाएगा, यही बन जाएगा। अगर इसका हम वर्ग हटाएं तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। भाई यही तो होगा भाई, यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट लगेगा, इस एक का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ये जो है अंडर रूट लग जाएगा। भाई एक चीज आपको पता है ओमेगा बराबर 2πf होता है, ये तो आपको मालूम है। तो अगर यहाँ पर हम जो है ओमेगा की वैल्यू जो है 2πf रख दें और 1/√LC ये रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम f रोक लिया जाए तो f बराबर 2π यहाँ आ जाएगा और √LC जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारी वैल्यू जो है f बराबर 1/2π√LC जो है प्राप्त होता है। तो ये हमारा आवृत्त का जो है व्यंजक मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनादी आवृत्त जो होती है वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात तथा धात्य प्रतिघात के बराबर हो जाता है और ऐसी स्थिति में आवृत्त की अनुनादी आवृत्त कहलाती है। तो अगर इसका समीकरण देखा जाए तो एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। एक्सएल की वैल्यू हमने आपको बताया ओमेगा एल होता है, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा-c होता है। तो ये आपका ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा और ओमेगा बराबर निकालोगे तो 1/√LC हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है कि ये हमारा ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो 2πf बराबर ये इतना आ जाएगा, f बराबर निकालेंगे तो 1/2π√LC जो है व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है ये लॉन्ग में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर जान लीजिए। तो ट्रांसफार्मर जो होता है एक युक्ति है, यानी एक प्रकार का साधन है। क्या साधन है कि जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज्यादा किया जाता है। यानी जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं इसको कम कर सकते हैं और इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। भाई कम करने वाला अगर ट्रांसफार्मर यूज किए हो तो कम किया जाएगा और अगर ज्यादा करने वाला यूज किए हैं तो ज्यादा किया जाए। यानी ट्रांसफार्मर वह युक्ति है, यानी साधन है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम अथवा ज्यादा किया जाता है। यानी कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। ये तो हो गई बात ट्रांसफार्मर की। अब बात आती है इसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो एक चीज जाने रहना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है। यह सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है। यानी ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, जबकि दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता। यानी जो ट्रांसफार्मर होता है ये सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है, जबकि दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं करता। ये तो बात होगी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये यानी कार्य प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी एक पहला ट्रांसफार्मर जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा ट्रांसफार्मर जो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। दोनों की संरचना सेम होती है, बस दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर करना है। क्या अंतर करना है देखिए। सबसे पहले जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ऊंचाई मतलब उच्च करना है, तो निम्न प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है इसको उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में जो है बदलता है। इसके द्वितीयक कुंडली में, अब इसमें होता क्या है कि जो इसकी द्वितीयक कुंडली होती है इसमें जो फेरों की संख्या होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। कहने का मतलब ये जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसकी अपेक्षा अगर हम द्वितीयक कुंडली की बात करें तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है, तभी तो हमें ज्यादा धारा प्राप्त होता है।
तो ये हमारा प्राथमिक कुंडली होता है NP होता है, और ये हमारा द्वितीयक कुंडली होता है NS। S जो है सेकेंडरी के लिए प्रयोग किया गया है, और P जो है ये प्राइमरी के लिए प्रयोग किया गया है। यानी जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसके जो द्वितीयक कुंडली होता है प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा अधिक जो है इसमें जो है कुंडली होती है, यानी जो फेरों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। वही बताया गया है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होता है। भाई जब इसमें ज्यादा होगा तभी तो हमें धारा जो है ज्यादा प्राप्त होगी, और इसमें जो धारा होगा वो कम आएगा, यानी कम धारा लगाएंगे तो ज्यादा हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। तो ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात हो गई। इसको आप लिख सकते हैं कि NS ग्रेटर देन NP, इसे भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होती है। ये तो बात हो गई ऊंचाई की। दूसरा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई, अप मतलब घटाना, तो घटाने वाला ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, यानी उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदला जाता है। यानी उच्च प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होते हैं इसको निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदला जाता है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसको आप ऐसे बता सकते हैं, ये हमारा जो दूसरा होगा, देखिए जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर होगा इसमें उच्च प्रत्यावर्ती धारा लगाया जाएगा तो इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी, और दूसरा जो हमारा होगा सेकेंडरी कुंडली जो होगी इसमें फेरों की संख्या कम होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं NP ग्रेटर देन NS, यानी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। भाई जो दूसरा होता है ये हाई वोल्टेज लगाया जाता है, कम वोल्टेज हमें मिलता है, तो उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, दोनों पूछे गए हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट किस प्रकार से की जाती है और ये किस प्रकार कार्य करता है। कितना समझ में आ गया होगा? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा ट्रांसफार्मर की बनावट किस प्रकार से होती है तो ध्यान समझिएगा। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को, यानी ट्रांसफार्मर जो हमारा बना होता है ये नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं, तो नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर, यानी जो पत्तियां होती हैं एक के ऊपर एक रखकर वार्मित से जोड़ दिया जाता है। वार्मित एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा जो है सभी पत्तियों को आपस में एक के ऊपर एक रख करके जो है वार्मित से जोड़ दिया जाता है, और आयताकार पतली क्रोड बनाया जाता है और आयताकार पत्तियों का एक क्रोड तैयार किया जाता है। यानी पतली पत्तियों जो पतली पत्तियां होती हैं नर्म लोहे की, उनको वार्निश से जोड़ करके एक आयताकार पतली पत्तियों का क्रोड जो है बनाया जाता है, तथा तांबे के तार की कई फेरों में लपेटकर और फिर इस जो हमारा जोड़कर क्रोड बनाते हैं इसमें दो कुंडलियां जो है तांबे के तार को लपेटकर जो है बनाया जाता है। अब भाई ये हमारा ये आयताकार नर्म लोहे की पत्तियों का क्रोड है जिस पर तांबे के तार जो है एक इस साइड में और एक इस साइड में, दोनों साइडों में जो है तांबे का तार जो है लपेट कर, इधर कुंडलियां प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है, दोनों साइड में लपेट कर जो है कुंडलियां बनाते हैं, यानी दोनों साइड जो है लपेट करके कुंडलियां तैयार करते हैं। अब जिन्हें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली कहते हैं, यानी एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी हमेशा जो है ये जो प्राथमिक कुंडली होती है इसको एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और द्वितीयक कुंडली से हमें जो धारा प्राप्त होती है वो द्वितीयक कुंडली से प्राप्त होती है, और प्राथमिक कुंडली में हम जो है प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इसकी है ट्रांसफार्मर की बनावट किस प्रकार से होती है। ये आयताकार लोहे का पत्तियों का एक क्रोड होता है जिसमें पतली पत्तियों को वार्मित से जोड़ करके बनाया गया होता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, पहली कुंडली जिसमें तांबे के तार लपेट करके दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये काम कैसे करता है इसको भी जान लेते हैं। भाई कार्यविधि इसकी, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी जो हमारी प्राथमिक कुंडली है इसको हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं।
तो जब जोड़ दिया जाता है तो धारा प्रवाहित करते हैं, यानी जब जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात धारा इसमें प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होती है तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। भाई इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, कहाँ होगा? प्राथमिक कुंडली में होगा। प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई इसमें जब फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसमें जो धारा बहेगी तो यहाँ से द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन होगा और इसमें भी जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। वही कहा गया जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। भाई जब प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन होगा और इसके कारण जो है इसमें भी जो है विद्युत वाहक बल पहले उत्पन्न होगा और फिर वही विद्युत वाहक बल जो है विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये जो है ट्रांसफार्मर की बनावट होती है और इसकी कार्य प्रणाली होती है। अब इसमें अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर अगर पूछे जाते हैं तो देखो ध्यान रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जब बनाना तो ऊंचाई बनाना है यानी उच्च करना है तो पहली वाली कुंडली में फेरों की संख्या कम लगाना और दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक लगाना और नीचे लिख देना ऊंचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से अगर आप जो है अपचाई ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो मौके पर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो इस तरीके से जो है ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो जाएगा। अलग अलग पूछा जाता है तो अलग अलग बताइए, एक में पूछा जाता है तो एक ही में बताइए। समझ में आई बात? अब इसके अगर फार्मूले की बात करें, इसमें कोई वैसे फार्मूला होता नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है NP/NS बराबर VP/VS। भाई NP P से प्राइमरी और S से सेकेंडरी ये हो गया और ये VP यानी प्राइमरी में जो बोलता है और सेकेंडरी में जो बोलता है, यही फार्मूला जो है आपको देखने को मिलेगा, बाकी इसमें कोई फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या है और इनकी कार्यविधि क्या है और इनके बनावट क्या है। ये पूरे 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग में पूछा जाता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो। तो डायनमो के बारे में पूरे लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाता है। ये होता क्या है, ये इसका सिद्धांत क्या है और इसकी रचना क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है और इसके डायग्राम क्या है, सारी चीजें जो है इसमें आपको बताना रहता है। तो पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है यह एक युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसको हम विद्युत ऊर्जा में जो है बदलते हैं। पहली बात तो यह हुई। अब इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी कोई कुंडली है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो है परिवर्तन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली में जो है प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी जो धारा की दिशा होती है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये इनका सिद्धांत है। फिर से सुन लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली से संबंधित यानी हमारी कोई कुंडली होती है और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो है परिवर्तन किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। जब उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में जो है प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा की दिशा जो होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया, किसका? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। ये इसका सिद्धांत हो गया। अब बात आती है कि रचना, इसकी रचना किस प्रकार से हुई होती है? तो देखो भाई, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। ये कई भागों से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहला है शक्तिशाली चुंबक। इसमें यहाँ पर ABCD
जो आप देख रहे हैं इसके बगल देखो, इधर इस साइड में एक यन लगा होता है, एक एस, एक चुंबक क्षेत्र यन होता है और दूसरा चुंबक क्षेत्र यस होता है। तो यहाँ शक्तिशाली चुंबक जो लिखा गया है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं। यानी जो हमारा शक्तिशाली चुंबक लगा होता है, इसके दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है, दूसरा S होता है। और आगे अगला होता है आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होता है? ये बीच में जिसमें कुंडलियां भरी होती है, ये आर्मेचर बोला जाता है। तो कहा गया यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। भाई ABCD जो आपको दिख रहा है, यह एक आयताकार कुंडली होती है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। यानी इसी पर जो है तांबे का तार जो है लपेट कर क्रोड बनाया जाता है। यह चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। और ये जो ABCD आर्मेचर आपको देखने को मिल रहा है, यह जो है यहाँ पर चुंबक के बीचों बीच में ये घूमने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र रहता है। यानी ये दो यहाँ पर बीचों बीच में घूम सकता है, ये स्वतंत्र होता है। तो ये तो बात हो गई आर्मेचर की। अब अगला इसमें आता है सर्पी वलय। आपको यहाँ पर दो सर्पी वलय देखने को मिल रहा होगा। कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। भाई आप देख रहे हैं ये कुंडली है, तो यहाँ पर जो है एक सर्पी वलय ये होता है, एक यहाँ। तो कुंडली के एक सिरा यहाँ जुड़ा होता है और दूसरा सिरा आ करके यहाँ जुड़ा होता है। तो ये जो हमारी कुंडली होती है, इसका एक सिरा अलग जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है अलग जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर एक सिरा जो है इधर होता है और दूसरा सिरा इधर होता है। तो ये कहा गया कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। यानी दोनों सिरे जहां पर जुड़ते हैं उन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। सर्पी का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये यहाँ से पूरा ये घूमता है, तो ये भी इसके भीतर में घूमता है, तो इसीलिए इसको सर्पी वलय कहा गया है। और दूसरा है ब्रुश। और ये सर्पी वलय जो दोनों होते हैं, ब्रुश के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए, यानी सर्पी वलय जो है ब्रुश से जो है जुड़ा हुआ होता है। तो वही कहा गया सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं। यानी सर्पी वलय जो होते हैं, ये तांबे के बने दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। यानी जो तांबे की पत्तियां लगाया गया होता है सर्पी वलय के साथ, उन्हें हम ब्रुश कहते हैं। तो ये इसकी रचना हो गई। आप देख रहे हैं ये N और S दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इनके बीच में जो है क्रोड पर कुंडलियां जो है तांबे के तार की कुंडलियां लपेट कर एक आयताकार ABCD जो है आर्मेचर तैयार किया जाता है। ये आर्मेचर होता है और यहाँ पर ये दो सर्पी वलय होते हैं और ये सर्पी वलय जो होते हैं ये ब्रश से लगे होते हैं और हमें यहाँ पर ये धारा दोनों सिरों पर जो है प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात? अब इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे कार्य करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर इसके हम कार्य विधि की बात करें कैसे काम करता है, तो देखो जब चुंबक के ध्रुव के बीच कुंडली को रखकर, यानी जो चुंबक होते हैं इनके बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, तो इसकी भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जाते हैं। यानी जो भुजा होती है ये AB ऊपर की ओर जाता है और CD जो है नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटते हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उनकी रेखाएं जो चलती हुई होती हैं उनको ये काटते हैं। इसके फलस्वरूप फ्रेम के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB और CD के अंतरिक्ष प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। जब ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हैं तो भाई फ्रेमी के दाएं हाथ के नियमानुसार इनमें जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में AB और CD के अंतरिक्ष प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यानी ABCD की दिशा में जो है प्रेरित धारा जो है प्रवाहित होती है, धारा जो है बहने लगती है। कुंडली का आधा चक्र पूरा होने के बाद, जब ये कुंडली का आधा चक्र पूरा हो जाता है होने के बाद भुजा AB और CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। भाई आधा चक्र में धारा बह रहा है, आधी धारा बही, यानी आधे चक्र में धारा बह रही थी। अब चूंकि अब ये भाई आधा चक्र पूरा होने के बाद दूसरे चक्र में जब दूसरी स्थितियां आती हैं तो ये दोनों स्थितियां जो है अपना अपना बदल जाती हैं। तो ये कहा गया चक्र होने के बाद भुजा AB और CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेती है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। यानी जो धारा की दिशा होती है वो जब स्थितियां बदलती हैं तो फिर जो है धारा की दिशा जो है बदल जाती है। इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब चूंकि धारा की दिशाएं बदल रही होती है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। समझ में आई बात?
भाई सीधी सी बात है, ये शक्तिशाली चुंबक है और दो शक्तिशाली चुंबक को नजदीक लाते हैं तो उनके बीच जो है चुंबकीय बल रेखाएं हो जाती हैं। अब इसमें हम कुंडली को रख करके थोड़ा सा घुमाते हैं। जब हम घुमाते हैं तो अब ये भुजा ऊपर AB की ऊपर और CD नीचे की ओर जाते हैं और इसमें जो है ABCD की दिशा में जो है आधे चक्र में जो है धारा प्रवाहित होती है। और फिर जो है अब जब ये आधा चक्र पूरा होता है तो अब ये स्थितियां बदल जाती हैं और जब स्थितियां बदल जाती हैं तो आधे चक्र भाई स्थितियां बदलती है तो इसमें धारा भी जो है बदल जाती है, यानी स्थान जो है AB और CD का स्थान भी बदल जाता है तो जिससे प्रेरित धारा जो है बदल जाती है। तो इसीलिए जो है जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है, इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा कहा गया ना भाई, बदलती हुई धारा है, इसी को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होते हैं, यानी डायनेमो क्या होता है और इसके सिद्धांत क्या है और इसकी रचना क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है, सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम से खूब नंबर लगा के पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन जो हमने बताए सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये 160 का वीडियो है जिसमें सभी टॉपिक्स को हमने जो है कवर करने का प्रयास किया है। लगभग सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम से बराबर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।